हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। संपूर्ण उत्तराखंड का जो इतिहास हम देख रहे हैं, जिसके तहत हम अजय जावत जी की पुस्तक को देख रहे हैं, उसके तहत आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर जो हमारा तीसरा है, गढ़वाल का परमार वंश या पवार वंश। उसका देखेंगे भाग 2। इससे पहले भाग 1 ऑलरेडी आ चुका है। आज ये हमारी इतिहास से रिलेटेड 9वीं क्लास है। इससे पहले 8 क्लास हमारी आ चुकी हैं। 8 क्लास में हम क्या क्या कर चुके हैं आपको एक बार आइडिया दे देते हैं। पहली, दूसरी और तीसरी क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया है, यानी उत्तराखंड का परिचय कंप्लीट किया है। उसके बाद अगली 4 क्लास में, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं क्लास में चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया है, जो कि है हमारा कुमाऊं का चंदवंश। तो बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो सुने आप। पूरी कहानी के माध्यम से मैंने सारी चीज़ें आपको समझाई हैं और ये सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएंगे। पिछली क्लास जो इतिहास की 8वीं क्लास थी, उसमें हमने परमार वंश से स्टार्ट किया था, जिसमें उसकी बेसिक जानकारी हमने ली थी, उनकी उत्पत्ति, आगमन, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे इतिहास से रिलेटेड 9वां वीडियो और हमारे पवार वंश का भाग 2। आप इंडेक्स देख चुके हैं। ये पहला चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड के परिचय से रिलेटेड है। इसके बाद दूसरा चैप्टर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, चंद राजवंश। उसके साथ अभी हमारा चैप्टर चल रहा है गढ़वाल का परमार वंश। तो पुराने वीडियो ध्यानपूर्वक ज़रूर देखें। इसके अलावा हमारी पॉलिटी क्लास भी चल रही है, उत्तराखंड परीक्षा वाणी की क्लास हमने चलाई है, प्रैक्टिस सेट बहुत सारे करवा रखे हैं, उनको ज़रूर देखें। शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो देखें। तो आज स्टार्ट करते हैं अजय पाल जी से। तो अजय पाल जी का जो टाइम पीरियड है वो 1490 से 1519 के बीच में माना जाता है। इनके पिताजी थे आनंद पाल द्वितीय, जो कि 36वें शासक थे। ये भी आपने पॉइंट याद रखने हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है ये भी। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। मैंने कल वाले वीडियो में, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एकमात्र हमारे राहुल सांकृत्यायन जी ही हैं, वे कहते हैं कि अजय पाल ही कौन है, पवार वंश के आदि पुरुष या संस्थापक है। तो ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पातीराम जी इनको गढ़पाल कहते हैं अपनी किताब में, और इनका एक और उपाधि है गढ़वाल का नेपोलियन। इनको नेपोलियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि गढ़वाल के जो 22 गढ़ थे, उनको जीतने वाले एकमात्र शासक हैं। तो नेपोलियन भी ऐसे शासक थे जो बहुत सारे युद्ध जीते थे। इन्हें गढ़वाल का कृष्ण कहा गया है, गढ़वाल का अशोक भी कहा गया है, और इसी के साथ साथ इन्हें आदिनाथ की उपाधि भी दी गई है। आदिनाथ की उपाधि इन्हें दी है सूरवीर सिंह जी ने। उनकी एक किताब है सांवरी ग्रंथ। ये सांवरी ग्रंथ जो पुस्तक है, तांत्रिक विद्या से रिलेटेड है, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट। तो किस इतिहासकार ने या किस व्यक्ति ने अजय पाल जी को आदिनाथ कहा, अगर पूछा जाए तो याद रखना है सूरवीर सिंह जी ने अपनी पुस्तक सांवरी ग्रंथ में हमारे अजय पाल जी को आदिनाथ कहा है। अब इसे गढ़वाल का अशोक क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये बहुत सारे युद्ध जीत गए थे, तो इसके बाद इन्हें बहुत दुख भी हुआ था कि मैंने बहुत लोगों की हत्या कर ली है। तो इसके बाद इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। जिस प्रकार अशोक ने भी कलिंग के युद्ध के बाद सारे हथियार त्याग दिए थे, तो उसी प्रकार इन्होंने भी सारे हथियार त्याग दिए थे। इसी वजह से इनको गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इनकी तुलना कृष्ण, भीम, युधिष्ठिर, कुबेर और इंद्र से की गई है। अब ये किसने की है? कवि भरत की एक पुस्तक है, उसका नाम है मानुदय काव्य। अब एक कवि भरत कौन थे, इनके बारे में अभी कुछ देर में जानकारी लेंगे। एक शासक हम पढ़ने वाले हैं मानसा, वे इन्हीं के दरबारी थे, हमारे कवि भरत। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो ये पॉइंट मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ। ये 52 गणों को जीतने वाले एकमात्र शासक हैं। और ये किसके समकालीन थे अगर पूछा जाता है, तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो दिल्ली सल्तनत अगर हम पढ़ते हैं, तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश आता है। गुलाम के बाद खिलजी वंश आता है। उसके बाद तुगलक, तुगलक के बाद आता है सैयद वंश चौथा। उसके बाद आता है लोदी वंश। तो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली अंतिम शक्ति है लोदी। तो लोदियों के ही एक शासक है सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, 3 शासक हुए थे, काफ़ी महत्वपूर्ण, आपने याद रखना है। तो ये किसके समकालीन थे? लोदी वंश के संस्थापक। यानी ऐसा पूछा जा सकता है, इनके समय पे, अजय पाल जी के समय पे दिल्ली सल्तनत पे कौन सा राजवंश आसीन था?
तो उस समय आसीन था लोधी वंश। अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ चलते हैं। इन्होंने केंद्रीय सेना का निर्माण भी किया था। सेना का निर्माण किया, इसी वजह से ये जीत चुके थे इतने इतने युद्ध। अगला पॉइंट देखते हैं। मापतोल के लिए इन्होंने धूलिपाथा या धर्मपाथा की स्थापना की थी, जो कि 2 किलो का होता था। उस टाइम पे बहुत भ्रष्टाचार हो रहा था इससे रिलेटेड, तो उसी को समाप्त करने के लिए इन्होंने मापतोल के लिए एक धूलिपाथा या धर्मपाथा की व्यवस्था की, जो कितने किलो का होता था? 2 किलो का होता था। अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ चलते हैं। 1491 में कीर्तिचंद जी ने, जो कीर्तिचंद कौन है? हमारे कुमाऊं के राजा, बधानगढ़ के युद्ध में इनको हराया था, जबकि 92 में वापस हमारे अजयपाल जी जीत गए थे। बधानगढ़ क्या है? ये हमारे नंदा देवी के आसपास वाला क्षेत्र है, जो कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा रेखा है। तो उस युद्ध में हमारे कीर्तिचंद ने, आपने कैसे याद रखेंगे इसको कि अजयपाल के कीर्ति के साथ इनका युद्ध हुआ था? तो हमारे चंद्रवंश के राजा की कीर्ति फैली थी, यानी उनका नाम फैला था। क्यों फैला था भैया? गढ़वाल के शासक को हराया था। तो ऐसे आप इनको याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी 1512 में देवलगढ़ बनाई, श्रीनगर के पास की एक जगह है, और 1517 में अपनी राजधानी इन्होंने श्रीनगर को ही बनाया। अब 52 गढ़ों को ही जीते, ये तो मैंने आपको बताया था। उन्हीं 52 गढ़ों में से एक गढ़ आता है उप्पूगढ़, जो कि टिहरी में स्थित है वर्तमान में। वहाँ का प्रशासक था कप्पू चौहान। इसने अजयपाल की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। और तो इनका एक प्रसिद्ध कथन भी है, कहते हैं हमारे कप्पू चौहान जी, मैं पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ की तरह हूँ। और इनकी वीरता को देखते हुए अजयपाल जी ने क्या कहा था? वीर तुम जीते हम हारे। अब इसके बारे में अगर जो लोक मान्यता है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो जब कप्पू चौहान की हत्या करवाई अजयपाल जी ने, हत्या करवाने वाले थे, तो अजयपाल जी ने अपने सैनिकों से कहा था, इसकी गर्दन इस प्रकार से काटना कि इसकी गर्दन मेरे पैरों पर गिरे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जैसे उनके सैनिकों ने इनकी गर्दन काटी, तो अजयपाल की अपोजिट यानी विपरीत दिशा की तरफ उनकी गर्दन गिरी। तो इसी को देखते हुए अजयपाल जी ने कप्पू चौहान जी के लिए क्या कहा? वीर तुम जीते हम हारे। तो उम्मीद है सारे फैक्ट आपको याद आए होंगे। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था बहुत सारे युद्ध जीते थे, तो इनकी तुलना अशोक से भी की जाती है, क्योंकि अशोक की तरह इन्होंने बाद में संन्यास धारण किया था, यानी इन्होंने कहा था कि मैं आजीवन अब युद्ध नहीं करूंगा। तो इसी के तहत इन्होंने नाथ पंथ को अपनाया था। तो इनके जो गुरुजी हैं अजयपाल जी के, उनका नाम है सत्यनाथ, जिनकी समाधि कहाँ स्थित है? देवलगढ़ श्रीनगर में। याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। और कत्यूरियों से इन्होंने स्वर्ण सिंहासन भी जीता था जब ये युद्ध जीतते थे। और अजयपाल ने कौन से पंथ को मानते थे? गोरखनाथ पंथ को मानते थे। और इन्होंने ही सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी, जो समाज में जात पात की प्रथा काफ़ी बुरे तरीके से फैले रहती थी, यानी लोग खुद को बड़ा खुद को छोटा मानते थे कि मैं तुम्हारे हाथ का नहीं खाऊंगा या इसके हाथ का खाऊंगा। तो उसी को दूर करने के लिए हमारे अजयपाल जी ने सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति करी, जिनके हाथ का हर कोई व्यक्ति खा सकता है। ऐसी व्यवस्था हमारे अजयपाल जी ने की। अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ चलते हैं। विष्णु मंदिर जो हमारा देवलगढ़ है, उसकी दीवार पर अजयपाल जी का एक चित्र है पद्मासन की मुद्रा में। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट। विष्णु मंदिर देवलगढ़ श्रीनगर में स्थित है। और इनके उत्तराधिकारी की बात अगर करें, तो इनके उत्तराधिकारी कल्याण शाह या कल्याण पाल को माना जाता है। उम्मीद है सारे फैक्ट आपके कवर हुए होंगे। अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ इनकी तरफ चलते हैं। जो देवलगढ़ है, देवलगढ़ में इन्होंने, इनकी कुल देवी हैं राज राजेश्वरी देवी। इनकी कुल देवी हैं राज राजेश्वरी देवी, उनकी स्थापना इन्होंने की थी। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। और देवलगढ़ में ही जो इनके गुरुजी हैं, उनका आवास भी इन्होंने वहीं बनाया हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब जब इन्होंने नाथ पंथ को अपनाया था, तो एक इतिहासकार हैं और एक हमारे लेखक हैं, उनकी कुछ किताबें हैं। नवनाथ कथा और एक और किताब है गोरक्ष स्तवांजार्ल। गोरक्ष, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना आपने, गोरक्ष स्तवान जार्ल। अब ये बुक क्यों लिखा रहा हूं मैं? इन दोनों किताबों में अजयपाल जी को जो नाथ पंथ के 84 सिद्ध हैं, उन 84 सिद्धों में एक सिद्ध बताया गया है। किन्हें? हमारे अजयपाल जी को।
काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उम्मीद है सारे फैक्ट आपको समझ में आए होंगे। सेशन पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और पीडीएफ आपको कहाँ से प्राप्त होगी? पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होगी। तो अब बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ आपको। वैसे हम पढ़ते हैं कि शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन है? बलभद्र शाह। वैसे अलग अलग इतिहासकारों ने कहीं कहीं ये भी लिखा है कि कल्याण शाह ने भी शाह की उपाधि धारण की थी। ऐसी मान्यता है कि जब हमारे अजय पाल जी बावनगढ़ जीते थे तो उन्होंने भी शायद शाह की उपाधि ली होगी। उसी को आगे बढ़ाते हुए उनके पुत्र ने भी शाह की उपाधि धारण की। लेकिन इस शाह की उपाधि को फेमस करवाया है किसने? यानी इसके बाद ये प्रथा चलते गई। हमारे बलभद्र शाह जी ने ये शाह की उपाधि को काफ़ी प्रसिद्ध किया। इसी वजह से पहले शासक माने जाते हैं हमारे बलभद्र शाह जी, जिन्होंने शाह की उपाधि धारण की थी। तो अजय पाल जी के जो पुत्र हैं उनका नाम कल्याण शाह या कल्याण पाल भी प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं अगले शासक की तरफ। अगले 41वें शासक हैं विजयपाल जी। ये दापा यानी तिब्बत पर आक्रमण करने वाले पहले शासक हैं। देखो नाम इनका है विजय, लेकिन इनको विजय प्राप्त नहीं हुई है। कहाँ विजय प्राप्त नहीं हुई है? इन्होंने जब तिब्बत पर आक्रमण किया था। अभी एक शासक पढ़ने वाले हैं हमारे एक दो शासकों के बाद, तो उनको विजय प्राप्त होने वाली है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो विजयपाल पहले शासक हैं जिन्होंने दापा पर आक्रमण किया था, लेकिन वे असफल रहे थे। दापा कहाँ? दापा या दाबा ये स्थल है हमारा तिब्बत में। अगले शासक की तरफ चलते हैं। अगले शासक हैं सहजपाल जी। 42वें शासक। टाइम पीरियड आप इनका देख सकते हैं 1547 से 75। तो इन्हीं के टाइम पे जो दिल्ली राजवंश था वहाँ पर मुगल वंश था, और मुगल वंश के उस समय के शासक कौन थे? अकबर। तो अकबर इनके समकालीन हैं, और इन्हीं के समय पे अकबर ने गंगा माता, जो हमारी गंगा नदी है, उसका स्रोत पता लगाने का प्रयास किया था। लेकिन इनके सैनिकों ने, जो इनके अधिकारी आए थे, अकबर के अधिकारी आए थे जो कि गंगा का स्रोत पता करना चाहते थे, उनको इन्होंने हरिद्वार में ही रुकवा दिया था। तो आप देख सकते हैं अकबर से मुकाबला लेने के लिए तैयार थे। और इनकी इसी कुशलता के कारण इनको राजनीतिक चतुर और राजा को सुख प्रदान करने वाला शासक कहा गया है। किन्हें? हमारे सहजपाल जी को। इनके 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं रघुनाथ मंदिर से। अब यही शासक थे, इनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ, 5 अभिलेख तो मैंने बता दिए, और जिन पर वर्ष भी लिखा हुआ है। तो सहजपाल जी से रिलेटेड एक अभिलेख है, देवप्रयाग से प्राप्त हुआ है रघुनाथ मंदिर से, 1548 का। और 1561 का एक और अभिलेख प्राप्त होता है हमें इन्हीं के समय का। किनके टाइम का? सहजपाल जी का। अब ये कैसे पता चला कि हमें 1561 का है? तो उस मंदिर में यानी देवप्रयाग में ही जो हमारा रघुनाथ मंदिर है वहाँ पर इन्होंने एक घंटी चढ़ाई थी। उस घंटी में इनका नाम अंकित है कि इस राजा ने इस मंदिर में ये घंटी चढ़ाई थी। उम्मीद है सारे फैक्ट आपके क्लियर हुए होंगे। अब देखते हैं अगले शासक। अगले शासक हैं बलभद्र शाह जी, जिनका टाइम पीरियड है 1575 से 1591। मैंने आपको बताया था शाह की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक यही माने जाते हैं। हमारा जो यूके SSSC आयोग है वो भी इसी को सही आंसर मानता है। कल्याण शाह भी आपने याद रखना है, लेकिन पहले शासक हमारा आयोग किसको मानता है? बलभद्र शाह जी को मानता है। और राजदूत भेजने की प्रथा भी इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, आपने याद रखना है। अकबरनामा में इनका नाम राम शाह या बलराम शाह कहा है। अब अकबरनामा कहाँ से आ गया यहाँ पर? तो ऐसा हुआ था, अकबर के कुछ विरोधी थे उस समय पे, इन्हीं के समय पे। तो उन विरोधियों को इन्होंने दिल्ली दरबार यानी अकबर के दरबार में पेश कराया था। तो इसी वजह से अकबर से रिलेटेड जो किताब है अकबरनामा, उसमें बलभद्र शाह जी का भी उल्लेख मिलता है। किस नाम से? राम शाह या बलराम शाह के नाम से। और इनकी तुलना किससे कही जाती है? इनकी ताकत की वजह से इनकी तुलना की जाती है भीमसेन से। और यह तुलना किसने की है? कवि देवराज जी ने इनकी तुलना किससे की है? भीमसेन से की है। अगला पॉइंट देखते हैं। ग्वालदम का युद्ध हुआ था 1581 में, जो बलभद्र शाह और रुद्रचंद कौन है? तत्कालीन कुमाऊं के राजा यानी चंदवंश के राजा, जिसमें रुद्रचंद हार गए थे। और हमारे जो रुद्रचंद के सेनापति थे पुरुषोत्तम पंत, वे मारे गए थे। इससे रिलेटेड कहानी मैं चंदवंश वाले में बता चुका हूँ, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। पुरानी सारी वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उनको ज़रूर देखें। और यही ग्वालदम का युद्ध जीतने के बाद हमारे बलभद्र शाह जी ने बहादुर शाह की उपाधि धारण की थी। बहादुर शाह की उपाधि। तो ग्वालदम का युद्ध कब हुआ था? 1581 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था?
गढ़वाल के शासक बलभद्र शाह और कुमाऊं के राजा रुद्रचंद के सेनापति पुरुषोत्तम पंत के बीच में हुआ था। अगले शासक की तरफ बढ़ते हैं। अगले शासक हैं हमारे मान शाह जी। 1591 से 1611 के बीच इनका टाइम पीरियड माना जाता है। इनके समकालीन जो शासक हैं, जैसे अगर देखें कुमाऊं के हैं रुद्रचंद्र लक्ष्मीचंद, और हमारे दिल्ली दरबार का अगर बात करेंगे तो वो हैं अकबर जहांगीर, और इन्हीं के समकालीन एक और शासक थे जीतू बगड़वाल। आपने याद रखना है। अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि तिब्बत पर आक्रमण करने वाले पहले शासक थे विजयपाल, लेकिन उनको विजय नहीं मिली थी। तो तिब्बत यानी दापा पर विजय प्राप्त करने वाले पहले शासक कौन है, अगर ये पूछा जाता है तो वे कौन है, हमारे मानशाह जी हैं। और उस समय तिब्बत के राजा कौन था, अगर ये पूछा जाए तो उस समय तिब्बत का राजा था काकवा मोर। काकवा मोर। तो मानशाह जी ने जब तिब्बत पर सफल आक्रमण किया था, तिब्बत का राजा उस समय कौन था, काकवा मोर था। तो दापा यानी तिब्बत के शासक से इन्हें सवा शेर सोना और 4 सींग वाला मेढ़ा कर के रूप में प्राप्त हुआ था। और दापा से इन्हें कहते हैं कि स्वर्ण कलश भी प्राप्त हुआ था, जो इन्होंने देवलगढ़ के गौरजा मंदिर, देवलगढ़ श्रीनगर के गौरजा मंदिर को समर्पित किया था इन्होंने। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यानपूर्वक सुने इनको। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब इन्हीं के टाइम पे, किनके टाइम पे, हमारे मानशाह जी के टाइम पे लक्ष्मीचंद, जो कि हमारे तत्कालीन कुमाऊं के राजा यानी चंद्रवंश के राजा थे, इनके साथ असफल आक्रमण हुए थे। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि मान गए मानशाह जी को हम कि उन्होंने 7 आक्रमण असफल कर दिए। किसके, लक्ष्मीचंद के। मान गए गुरु आपको, ऐसे करके आपने याद रखना है। तो लक्ष्मीचंद के आक्रमण किसके समय पे हुए थे, मानशाह के टाइम पे हुए थे। और 8वें आक्रमण में कहते हैं कि इनको थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त हुई थी, और इसमें मानशाह के जो सेनापति थे खतड़ सिंह, वे मारे गए थे। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इनके बारे में अगर आप ये देखें, जो लक्ष्मीचंद जब ये आक्रमण करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि इनके जो सेनापति थे, मानशाह के सेनापति थे, उनका नाम था नंदी। जब इनके असफल आक्रमण हो रहे थे, नंदी इतने आगे पहुंच गए थे, इन्होंने जो कुमाऊं की राजधानी होती थी चंपावत, उसको भी हथिया लिया था कहते हैं। तो लक्ष्मीचंद के आक्रमण जब मानशाह के समय पर हुए थे, तो मानशाह के सेनापति कौन थे, नंदी थे। इन्होंने कुमाऊं के जो राजा होते थे उनकी राजधानी चंपावत को भी जीत लिया था। और इस बात का समर्थन कौन कौन से हमारे इतिहासकार करते हैं, बद्रीदत्त पांडे जी इसका समर्थन करते हैं, राहुल संकीर्तन जी भी इसका समर्थन करते हैं, हमारे भरत कवि भी इसका समर्थन करते हैं कि हाँ भैया, मानसा के जो सेनापति हैं नंदी, वे चंपावत भी जीत चुके थे। चंपावत कौन सी जगह है, चंपावत हमारे चंद्रवंश की राजधानी है। उम्मीद है सारे फैक्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। कहानी ध्यानपूर्वक सुने, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नोट्स ज़रूर बनाएं और इसी प्रकार बनाएं जैसे मैंने बना रखे हैं। आपका टाइम भी बचेगा और आसानी से आप याद भी कर लेंगे। अब देखते हैं मानोदय काव्य के बारे में, जिसकी भाषा है संस्कृत में। इसके लेखक हैं कवि भरत। अब कवि भरत कौन थे, हमारे मान शाह जी के दरबारी कवि थे। तो मानोदय काव्य के लेखक हैं कवि भरत जी, और इन्होंने, हमारे भरत कवि जी ने मान शाह को सूर्य के समान तेजस्वी और राजा बलि के समान दानवान बताया है। राजा बलि के समान दानवान बताया है किसमें, मानोदय काव्य में। और मानोदय काव्य के अनुसार ही हमारे मानशाह जी ने श्रीनगर में मानपुर बसाया था। और मान सिंह के सेनापति का नाम क्या था, नंदी, जिनकी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। और मान सिंह जी ने ही कालू सिंह भंडारी जी को स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी, स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी। अब बढ़ते हैं आगे अगले शासक की तरफ। इसके बाद अगले शासक हमारे आते हैं 45वें शासक, जिनका नाम है हमारा श्याम शाह, जिनका टाइम पीरियड 1611 से 1631 के बीच में आता है। और ये कौन है, ये मानशाह जी के पुत्र हैं। अब इनका उल्लेख जहांगीरनामा में भी प्राप्त होता है। जहांगीरनामा में इनका नाम प्राप्त होता है श्याम सिंह। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब अभी तक हमने देख लिया बहुत सारे शासकों का मुगल शासकों से संबंध है, लेकिन मुगल शासकों से भेंट करने वाले पहले हमारे गढ़वाल के शासक कौन हैं, हमारे श्याम शाह जी हैं। तो श्याम शाह जी की मुलाकात किससे हुई थी, जहांगीर से भेंट हुई थी। तो जहांगीर से भेंट करने वाले या मुगल शासक से भेंट करने वाले पहले शासक कौन है, हमारे श्याम शाह जी हैं।
क्रम के हिसाब से देखेंगे तो ये कौन सा क्रम है इनका, 45वें शासक हैं। और जहांगीर से इन्हें क्या क्या प्राप्त हुआ, घोड़े और हाथी उपहार के रूप में प्राप्त हुए थे। और इन्होंने तत्कालीन जो हमारे चंद वंश के शासक होते थे, त्रिमल चंद, उनको शरण दी थी, जो कि किन के पुत्र थे, लक्ष्मी चंद के पुत्र थे। अब देखिए समय की कैसी मार पड़ी है, जो राजा आपस में लड़ते थे उनके पुत्र ही एक दूसरे को शरण दे रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी चंद जो है त्रिमल चंद के पिताजी, और हमारे श्याम शाह से पहले शासक थे मानसा, उनका आपस में संघर्ष हुआ था, 7 बार युद्ध देखा होगा आपने। लेकिन समय की ऐसी मार पड़ी कि इन्होंने त्रिमल चंद जी को शरण दी और बाद में इनके शासक बनने में मदद की थी हमारे श्याम शाह जी ने। तो इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से इतिहासकार इन्हें घमंडी राजा, विलासी राजा या गढ़वाल का तुगलक भी कहते हैं, कि कैसी उल्टी बुद्धि से काम कर रहा है कि अपने शत्रु के ही पुत्र को शरण दे रहा है या अपने शत्रु को ही शरण दे रहा है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इनके गुरुजी का नाम है शंकर देव जी, जिनसे रिलेटेड एक ग्रंथ है वास्तु शिरोमणि। अगला पॉइंट देखते हैं, 1624 में इनके टाइम पर ही गढ़वाल में एंटोनियो दी एंद्रादे नामक एक पादरी था, ईसाई धर्म के पादरी थे, उनका आगमन हुआ था। 1625 में महिपति शाह जी ने केशोराय मठ की स्थापना की थी, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, इनका निधन अलकनंदा नदी में डूबने से हुआ था। किनका निधन, हमारे श्याम शाह जी का। और इनकी 60 रानियां इनके निधन के बाद सती हो गई थी। और इनके दाह संस्कार के समय पे, किनके, हमारे श्याम शाह जी के दाह संस्कार के समय पे उपस्थित जो पादरी थे वो पादरी अजोवेदो उनके निधन के समय पे, यानी जब इनका दाह संस्कार हुआ था उस समय यहाँ पर मौजूद थे हमारे पादरी अजोवेदो। अब बढ़ते हैं अगले शासक की तरफ। अगले शासक है हमारे महिपति शाह जी, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है इनसे रिलेटेड भी। तो अगले यानी 46वें शासक हमारे बनते हैं महिपति शाह जी, जिनका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 1631 से 1635। ये हैं कौन, ये श्याम शाह जी के चाचा हैं। अपने बहुत सारे विरोधियों यानी जो इनके खिलाफ लड़ते रहते थे उनका नाश करने के कारण इनकी एक उपाधि पड़ी है, गर्व भंजन। गर्व भंजन। अभी एक इनके सेनापति आएंगे जिनको गर्व भंजक कहा जाता है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। महिपति शाह जी की पत्नी का नाम है रानी कर्णावती, जिनको नक्कटी रानी भी कहते हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। ये अगला काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनसे रिलेटेड। सर्वाधिक उम्र में शासक बनने वाले शासक कौन है, महिपति शाह जी। इनके सेनापति 3 प्रमुख सेनापति हैं, लोधी रिखोला, जिन्हें गढ़वाल का रखवाला कहा गया है, बनवारी दास जी जो हमारे मौलाराम जी के वंशज हैं, और तीसरे प्रमुख बहुत ही महत्वपूर्ण इनके सेनापति हैं माधो सिंह भंडारी जी, जिनको गर्व भंजक कहा जाता है। गर्व भंजन है महिपति शाह जी और गर्व भंजक है हमारे माधो सिंह भंडारी जी। इन्होंने रोटी सूची प्रथा का लागू की थी। रोटी सूची प्रथा इन्होंने तिब्बत यानी दापा वाले क्षेत्र में की थी। वहाँ पर होता क्या था, आपको पता भी होगा, वर्तमान में भी ये प्रथाएं चली हुई आ रही हैं कि अगर कोई व्यक्ति जैसे ब्राह्मण खाना वाना बना रहे हैं तो केवल धोती के अलावा किसी भी प्रकार का उन्हें वस्त्र धारण करने की अनुमति नहीं रहती थी शास्त्रों के अनुसार। अब ठंडे क्षेत्रों में क्या होता था, कपड़े कम पहनने की वजह से बहुत सारे ब्राह्मणों का निधन होने लग गया था। तो रोटी सूची प्रथा में इन्होंने क्या करा कि आप कपड़े पहनकर कपड़े यानी रोटी बना सकते हैं, क्योंकि ठंड से बचना भी आवश्यक है, क्योंकि खाना बनाने वाले लोग प्राप्त ही नहीं हो रहे थे इन्हें। और जाति प्रथा आप देख सकते हैं उस समय भी लागू थी। तो बहुत सारे, तो उसी को समाप्त करने के लिए कि भैया हमारे सैनिक कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे, तो इसी वजह से इन्होंने ये प्रथा लागू की कि रोटी सूची प्रथा। रोटी सूची प्रथा याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट चलते हैं। इनके अन्य नाम हैं जैसे महाप्रचंड भुजदंड, तो इनको महाप्रचंड भुजदंड हमारे मौलाराम जी ने कहा है, और इनको अक्खड़ राजा की उपाधि दी है मुगल लेखकों ने। अब इनका टाइम पीरियड अगर हम देखते हैं हमारे श्याम शाह जी, महिपति शाह जी का, इनका टाइम पीरियड है 1631 से 1635। और इस समय जो शासक थे, जो मुगल शासक बनने वाले थे, वे थे शाहजहां। अब शाहजहां ने क्या है, संपूर्ण भारत के सभी शासकों को क्या है अपने राज तिलक में बुलाया था। अब ये इनके राज तिलक में गए नहीं, इसी वजह से मुगल लेखकों ने इन्हें अक्खड़ राजा की उपाधि दी है। हमारे महिपति शाह को मुगल लेखकों ने अक्खड़ राजा की उपाधि दी थी। और एंद्रादे एक इतिहासकार है, उनके अनुसार इन्होंने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किए थे।
और इन्होंने नागा साधुओं की हत्या भी कर दी थी। अब नागा साधुओं की हत्या करने की वजह से ये काफ़ी दुखी भी हो गए थे। तो एक मंदिर है भरत मंदिर, वहाँ ये विलाप करने लग गए थे। तो वहाँ ही कहते हैं ये मंदिर की मूर्तियों के सामने विलाप करने लग गए थे, और इन्हें ऐसा लगा कि संपूर्ण मंदिर की जो मूर्तियां हैं, देवता हैं, इन पर अपनी कुदृष्टि डाल रहे हैं। तो इस वजह से और ग्लानि हुई इन्हें। तो ये खुद चाहते थे कि मैं एक युद्ध करूं और वहां मेरा निधन हो जाए। तो इसी वजह से इन्होंने कुमाऊं का युद्ध में अपना बलिदान दे दिया था। यानी कुमाऊं का युद्ध ये लड़े थे। कुमाऊं के युद्ध में ये कहते हैं कि ये जानबूझ कर उस युद्ध में लड़े थे ताकि वीरगति को प्राप्त हो जाए। क्यों मरना चाहते थे? क्योंकि एक तो इन्होंने क्या है, नागा साधुओं की भूलवश हत्या कर दी थी। इस वजह से काफ़ी दुखी हो गए थे। ऑब्वियस बात है, ऊपर वाले से हम सोचते हैं कोई न कोई हमें देख नहीं रहा है, लेकिन ऊपर वाला सबको देख रहा है। हमें किसी और से डरे न डरें, अपने कृत्य अपने काम करने से पहले, अपना टाइम वेस्ट करने से पहले ये सोचना चाहिए कि ऊपर वाला ज़रूर देख रहा है। कोई भी काम आप करते हैं तो ध्यानपूर्वक करें, पूरा मन लगा कर करें। अब देखते हैं इनके जो प्रसिद्ध सेनापति रहे हैं माधो सिंह भंडारी जी, इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो माधो सिंह भंडारी जी का जन्म हुआ है मलेथा टिहरी में। मलेथा की गूल यानी नहर का निर्माण भी इन्होंने कराया था। किस नदी पर कराया? चकमा या डागर नदी पर कराया था, जो कितने फीट लंबी है? 225 फीट लंबी है। रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग के द्वार पर अभिलेख में इनके पुत्र गजे सिंह और इनकी पुत्र वधु यानी बहू मथुरा वौराणी का उल्लेख प्राप्त होता है। और अगला है छोटा चीन के युद्ध यानी तुमुल के युद्ध 1640 में इनको वीरगति प्राप्त हुई थी, हमारे माधो सिंह भंडारी जी को। किसी किसी किताब में 1635 भी लिखा हुआ है, लेकिन 1635 एक गलत तिथि है। क्योंकि एक बार क्या है, जो अभी हम रानी कर्णावती पढ़ने वाले हैं, रानी कर्णावती कहीं किसी व्यक्ति को एक गांव दान करती हैं, तो उस समय वो जो ये दान करती हैं 1640 के टाइम पे करती हैं। तो 1635 में इनका निधन कैसे हो जाएगा? जब रानी कर्णावती 1640 में वो दान करती है, तो उसका प्रथम साक्षी उन्होंने बनाया है हमारे माधो सिंह भंडारी जी को। अब 1640 में जो व्यक्ति दान करते हुए महारानी का साक्षी है, तो 1635 में उसका निधन कैसे हो जाएगा? तो 1635 में माधो सिंह भंडारी जी का निधन नहीं हुआ है, बुक्स में गलत छपा हुआ है, आपने याद रखना है। माधो सिंह भंडारी जी का निधन हुआ है 1640 में। किस नदी के तट पर? सतलज नदी के तट पर। अब बढ़ते हैं हमारे रानी कर्णावती के टाइम पे। अब महीपति शाह जी के बाद क्या हुआ था, उनके निधन के बाद उनका अल्पवयस्क पुत्र पृथ्वीपति शाह शासक बने थे। तो वे कम उम्र के होने की वजह से तो उनके संरक्षिका के रूप में काम किया था हमारी रानी कर्णावती जी ने। तो महीपति शाह जी के बाद अगले शासक बने थे इनके पुत्र पृथ्वी शाह जी, और पृथ्वीपति शाह जी, और संरक्षिका बनी थी रानी कर्णावती जी। 1636 में शाहजहां की सेनापति, देखिए शाहजहां काफी दुखी था इस बात से कि भैया वो व्यक्ति मेरे राज तिलक में नहीं आया। तो वो चाहता था कि अगर राजा का निधन हो गया, अब मैं करता हूँ गढ़वाल पर आक्रमण। तो गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए शाहजहां ने अपने सेनापति नवाजत खान को भेजा। तो रानी कर्णावती जी ने काफ़ी वीरता का मुजाहरा करते हुए सारे जितने भी सैनिक थे सबको गढ़वाल से भगा दिया। इसी वजह से महारानी की उपाधि नाकटी रानी, चारण जी इनको नाकटनी रानी भी कहते हैं, और इन्हें रानी दुर्गावती के समान भी माना जाता है। रानी तारावती की समान भी माना जाता है और रानी दुर्गावती के समान भी माना जाता है। रानी दुर्गावती गोलकुंडा की शासिका थी, जो अकबर के सामने काफ़ी अडिग रूप से खड़ी रही थी, काफ़ी अदम्य साहस दिखाया था। उसी प्रकार हमारी रानी कर्णावती ने शाहजहां के खिलाफ अदम्य साहस का परिचय किया था रानी कर्णावती जी ने। और कर्णावती जी ने ही राजपुर नहर का निर्माण भी कराया है। करणपुर शहर इन्होंने देहरादून में बसाया था, और रानी का महल जो नवादा देहरादून में है, इसको राजधानी भी बनाया गया था इन्हीं के टाइम पे। 46 शासक हमारे समाप्त होते हैं। इसके बाद देखते हैं 47वें शासक हमारे पृथ्वीपति शाह जी। इनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ये अल्पवयस्क थे, और इनकी जो संरक्षिका थी हमारी रानी कर्णावती जी थी। तो इनका टाइम पीरियड आता है 1635 से 1664, और शासक बनते समय कितने साल के थे? 7 वर्ष के थे। और गद्दी इन्हें कब प्राप्त हुई? राजगद्दी पर ये बैठे थे 1635 में, और पूर्ण रूप से राजगद्दी इनको प्राप्त हुई थी 1640 में। अब इन्हीं के टाइम पे क्या होता था कि जो सिरमौर यानी हिमाचल प्रदेश के शासक हैं मंधाता प्रकाश, इनका काफ़ी आक्रमण होते रहता था हमारे गढ़वाल पर। तो उन्हीं के साथ इनकी एक संधि हुई थी, हाटकोटी की संधि।
हाटकोटी की संधि किस किस के बीच में हुई है? पृथ्वीपति शाह और सिरमौर के तत्कालीन शासक मंधाता प्रकाश के बीच में कब हुई? 1650 में। गढ़वाली चित्रकला का प्रारंभ इन्हीं के टाइम पे 1658 में हुआ था। अब 1658 में कैसे हुआ था इसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। और इन्होंने देखो, पहली राजधानी तो हमने नवादा देहरादून वाला देखा था, दूसरी राजधानी इन्होंने बनाई है राजगढ़ी। और राजगढ़ी का शासक इन्होंने नियुक्त, प्रशासक इन्होंने किसे नियुक्त कर दिया? दिलीप शाह को कर दिया। अब 1655 में इनके टाइम पर भी शाहजहां का आक्रमण होता है, किसके नेतृत्व में? खलीतुल्लाह के नेतृत्व में। देखिए, शाहजहां लगातार आक्रमण कर रहा है और इन्होंने मुगल शहजादे सुलेमान सिको को शरण दी थी। अब सुलेमान सिको कौन है? शाहजहां के बाद अगला शासक बना था औरंगजेब, और औरंगजेब के ही भाई थे दारा शिको। शाहजहां ने कहा था कि दारा शिको शासक बनेगा, लेकिन शाहजहां की बातों को न मानते हुए औरंगजेब ने दारा शिको को मरवाकर खुद शासक बन गया औरंगजेब। तो दारा शिको के पुत्र सुलेमान शिको दिल्ली का राजपाट छोड़कर कहाँ आ गए? हमारे पृथ्वीपति शाह के दरबार में आ गए। तो इन्हीं के टाइम पे कुछ चित्रकार भी आ गए थे। तो इसी वजह से गढ़वाली चित्रकला का टाइम पीरियड हमने कब से स्टार्ट लिखा है? 1658 में लिखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब सुलेमान सिको जी यहाँ आ गए, तो सुलेमान सिको को पकड़ने के लिए जय सिंह, यानी वो इसका सेनापति, मुगल सेनापति जय सिंह गढ़वाल आ गया। तो मेदिनी शाह कौन है? मेदिनी शाह हमारे पृथ्वीपति शाह के पुत्र हैं। मेदिनी शाह और उनके पुत्र राम सिंह ने सुलेमान सिको को पकड़कर 1660 में दिल्ली के दरबार में पेश कर दिया। अब इस वजह से हमारे पृथ्वी शाह जी काफी दुखी हो गए कि भैया ये मेरी बातें क्यों नहीं मान रहा है, कि मेरा पुत्र होकर जिस व्यक्ति को मैंने राजनीतिक शरण दी है, इसने मेरे खिलाफ जाकर मेरे शत्रु को इसको सौंप दिया है। तो इसी वजह से मेदिनी शाह को देश निकाला दे दिया हमारे पृथ्वीपति शाह जी ने। इसी वजह से इतिहास में इसे मेदिनी शाह को पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र भी कहा जाता है। और 1662 अब मेदिनी शाह को भी, अब इसको तो देश निकाला हो गया था मेदिनी शाह को, तो मेदिनी शाह को राजनीतिक शरण किसने दी? औरंगजेब ने दी। और औरंगजेब के टाइम पे ही 1662 में इसकी मृत्यु हो गई थी। यानी ऐसा कहते हैं कि औरंगजेब ने एक पत्र लिखा था पृथ्वीपति शाह जी को कि भैया आपके पुत्र का निधन हो गया है। कब हुआ है? 1662 में। उम्मीद है सारी कहानी आपको समझ में आई होगी। इसके बाद के जो अगले शासक हैं, यानी 48वें शासक हमारे फतेहपति शाह जी आएंगे, यानी इनके जो मेदिनी शाह के जो पुत्र होंगे। अब उसके बारे में भी अभी हम देखने वाले हैं, अगले वीडियो में उसी के बारे में देखेंगे। सेशन पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। काफ़ी मेहनत से आपके लिए नोट्स बनाए गए हैं। मैंने कोशिश करी है कि आसान भाषा में आपको ये समझाया जा सके। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके तीसरे भाग में। पुरानी वीडियो ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन भारत के एमसीक्यू मैंने करा रखे हैं, इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यू करा रखे हैं, आधुनिक भारत के एमसीक्यू करा रखे हैं। अब अपना जो परीक्षा वाणी वाली किताब है उसका चैप्टर 11 से 22 तक कंप्लीट करा रखे हैं। तो सारी वीडियो आप ज़रूर देखें, काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। लगातार तैयारी में लगे रहें। अभी परीक्षाओं में कुछ महीनों का टाइम है, तो अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लीजिए। सारे नोट्स ज़रूर बनाएं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त करें। और सबसे बड़ी चीज़, यहाँ से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, अच्छी बात है, लेकिन अपना फ़ायदा देखें और सेल्फ स्टडी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।